The next topic is coal is further processed to obtain useful materials such as coke, coal tar and coal gas. कोल को फिर से प्रोसेस किया जाता है और उससे कोक, कोल tar और कोल गैस मिलती है हमें. फर्स्ट इज कोक. इट इज़ अ हार्ड ड्राई फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग बिटुमिनस कोयल टू ए वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ये एक हार्ड और ड्राई फ्यूल है और मिलता कब है, जब हम बिटुमिनस कोयल को हीट करते हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर. हमने हवा नहीं प्रोवाइड करनी और हीट करते जाना है हाई टेम्परेचर पे बिटुमिनस कोयल को, तो कोक मिल जाएगा हमें. कोक हैज़ ए हाई कार्बन कंटेंट. कोक का जो कार्बन कंटेंट है इसमें कार्बन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है. एंड इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, और इसको फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं हम. एंड इन स्टील मैन्युफैक्चर, और स्टील को बनाने में यूज़ कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट इज कोल टार. It is a thick black opaque fluid obtained as a byproduct of the process of manufacturing coal. कोल टार एक थिक ब्लैक और ओपेक फ्लूइड है, मीन्स बिल्कुल ब्लैक फ्लूइड है जिसमें से लाइट नहीं पास कर सकती, और एक सेकंड प्रोडक्ट के तौर पे आता है ये जब हम कोक को बनाते हैं. तो कोक के साथ ही ये ऑब्टेन होता है और इसका यूज़ होता है एंटी डेंड्रफ शैम्पू में, ऑर्नामेंट्स मीन्स क्रीम वगैरह में, सोप और परफ्यूम में इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट इज कोल टार. कोल गैस. कोल गैस इट इज़ ऑब्टेन्ड गैसियस फ्यूल ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोक. ये फिर बाई प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट है. जब कोक बनाते हैं तब कोल गैस प्रोड्यूस हो जाती है. बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गैस सप्लाईज इट वाज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड लाइटिंग फ्यूल. जब नेचुरल गैस नहीं थी आई सप्लाई के लिए तब इसी को ही घरेलू यूज़ के लिए और लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता था. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज़ ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स. कम्प्लेक्स का मिक्सचर मीन्स होता है जो काफ़ी सारी चीज़ों से मिला के बना हो. ये सॉलिड लिक्विड और गैस से मिलके बना होता है और हाइड्रोकार्बन से मिलके बना होता है. हाइड्रोकार्बन मीन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होगा उससे मिलके ये बना होता है. Petroleum and natural gas were formed from the remains of tiny marine organisms that died millions of years ago. ये बनते कैसे हैं, जब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे मेराइन ऑर्गेनिजम्स जो समुंदर में रहते हैं वो डेड हो जाते हैं समुंदर में, उनसे पेट्रोल और नेचुरल गैस बनती हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस इज गिवन बिलो. इसका जो प्रोसेस है वो नीचे दिया गया है. फर्स्ट इज टिनी मेराइन ऑर्गेनिजम्स डेड एंड सेटल्ड ऑन द ओशन फ्लोर. जो मेराइन ऑर्गेनिज्म होंगे वो डेड हो जाएंगे और ओशन के फ्लोर पे, ओशन की सरफेस पे बैठ जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे. ओवर टाइम दिस लेयर ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स वाज कवर्ड beneath सेडिमेंट्स. ये जो फिर डेड ऑर्गेनिज्म होंगे ये गारे वगैरह के साथ ऊपर कवरिंग इनकी आती जाएगी, ये नीचे जाते जाएंगे. इनॉर्मस हीट्स एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड दिस रिमेन्स टू पेट्रोल एंड नेचुरल गैस. जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होगी और प्रेशर होगा वो इनको कन्वर्ट कर देगा पेट्रोल और नेचुरल गैस में. राइजिंग थ्रू पोरस रॉक्स सच एज सैंडस्टोन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रीच्ड ए लेयर ऑफ इम्परमिएबल रॉक एंड वर ट्रैप्ड बिलो इट. जो पोरस रॉक से होते हुए, जिनमें होल्स होंगे, उस रॉक से होते हुए जो पेट्रोल एंड नेचुरल गैस होंगे ये इम्परमिएबल रॉक के नीचे या वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे. इम्परमिएबल मीन्स यहाँ से ये पास आउट नहीं हो सकेंगे, जिसमें होल्स नहीं होंगे वहाँ पे फिर ये इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड बाई ड्रिलिंग थ्रू द इम्परमिएबल रॉक्स. जैसे इम्परमिएबल रॉक्स के में हमने पढ़ा था नीचे चले जाएंगे ये, तो उनमें फिर होल करके हम पेट्रोल और नेचुरल गैस को बाहर निकाल लेंगे. पेट्रोलियम ऑयल इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोल ऑयल होगा जो उसको अलग अलग कर दिया जाएगा डिफरेंट सब्सटेंसेस में एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. दिस इज़ डन इन ऑयल रिफाइनरीज. ये ऑयल रिफाइनरीज में प्रोसेस होता है. इन दिस प्रोसेस पेट्रोलियम इज हीटेड टू टेम्परेचर्स अबव 400 डिग्री सी एंड इंट्रोड्यूस इन फ्रैक्शनल कॉलम. इस प्रोसेस में पेट्रोल को हीट किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर्स पे और 400 डिग्री सेल्सियस तक,
और इसको फ्रैक्शनल कॉलम में डाला जाता है, जो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिसमें साथ में हॉरिजॉन्टल ट्रेस लगाई होती हैं। ये नेक्स्ट पेज पे डायग्राम आ जाएगा इसका। As the vapors of petroleum rise inside the fractional column, they cool and condense at different heights depending on their boiling points. जब इसको हीट करेंगे तो इसके वेपर्स ऊपर जाते जाएंगे और ये बाद में कूल होके इकट्ठे होते जाएंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, और डिफरेंट ट्रेस में ये इकट्ठे होते जाएंगे। फिर अनकंडेंस्ड हाइड्रोकार्बन्स पास आउट ऑफ द कॉलम, जो कंडेंस नहीं होंगे, जो वेपर्स में लिक्विड में चेंज नहीं होंगे, वो ऊपर जाते जाएंगे और वो गैस बन जाएगी जिसको बोलेंगे पेट्रोलियम गैस। द रिफाइनिंग प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम भी बोलते हैं। जो मेन प्रोडक्ट्स हैं इससे आएंगे वो नेक्स्ट पेज पर शो किए गए हैं। इसमें दोबारा से बता देता हूँ मैं, देख लेना। सबसे पहले जो क्रूड ऑयल है उसको हीट किया जाता है। जब उसको हीट करेंगे 40 डिग्री से बिलो, यानी कि जब हीट करना हम इसको शुरू ही करेंगे तो इसमें से गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, जो पेट्रोल गैस होगी, पेट्रोलियम गैस उसको बोलते हैं। जैसे एलपीजी आप घरों में यूज़ करते हो तो सबसे पहले ये गैस आती है। जब हीट कंटिन्यू रखेंगे और टेम्परेचर पहुंच जाएगा 40 to 170 डिग्री तक, तब पेट्रोल अलग हो जाएगा इसमें से। पेट्रोल का भी पता है व्हीकल्स में यूज़ होता है और केमिकल फैक्ट्रीज में यूज़ होता है केमिकल्स को बनाने में। 170 to 250 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे तो केरोसिन ऑयल आ जाएगा, मिट्टी का तेल आ जाएगा, और लैंप्स और स्टोव में यूज़ होगा। जो जहाज वगैरह होते हैं उनमें भी यही चीज़ यूज़ होती है। 250 to 350 तक जाएंगे, हीट करेंगे तो डीजल आ जाएगा। डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है और जनरेटर्स में यूज़ होता है। 350 to 400 डिग्री तक हीट देते जाएंगे तो फ्यूल ऑयल आ जाएगा। ये पावर स्टेशन और शिप्स में यूज़ होगा। पावर स्टेशन मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल आ जाएगा। ये तब प्रोड्यूस होगा जब 400 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा। तो इसको लुब्रिकेशन के लिए, ग्रीस वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स इससे मिलती है, जो कैंडल्स, ऑर्नामेंट्स, पेट्रोलियम जेली, क्रीम वगैरह में यूज़ होती है ये चीज़ें। एंड एसफाल्ट जो है वे रोड्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस कंसिस्ट्स मेनली ऑफ मीथेन, इट हैज़ द फॉलोइंग मेन यूसेस। जो नेचुरल गैस है उसमें मेनली मीथेन गैस होती है और इसके मेन यूसेस नीचे दिए गए हैं। इट इज़ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी इज़ यूज्ड इन फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एज इट इज़ मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली दैन पेट्रोल और डीजल। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी है, इसको फ्यूल के तौर पे गाड़ियों में यूज़ किया जाता है और ये मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल, यानी कि ये पोल्यूशन नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू हाउसेस वाया गैस पाइपलाइंस। इसको घरेलू फ्यूल के लिए भी यूज़ किया जाता है, घर पे गैस वगैरह जलाने के लिए, और ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। फिर नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ग्लास, प्लास्टिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में भी नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ। एक है लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन नेचर, फॉसिल फ्यूल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इनको मिलियंस ऑफ ईयर बनने में लग जाते हैं। वी रन आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ दिस फ्यूल्स, वी विल नॉट गेट मोर अनटिल नेचुरल प्रोसेसेस हैव रीजनरेटेड देम। एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो ये दोबारा नहीं मिलेंगे जब तक नेचुरल प्रोसेस इनको नहीं बना देते, क्योंकि ये खुद ही बनते हैं, हम खुद नहीं बना सकते अपनी तरफ से इनको। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे पास ये। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन भी करते हैं। फिर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, अगर फॉसिल फ्यूल यूज़ करें तो पोल्यूटेंट्स को ये रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। These pollutants adversely affect the life of organisms, ये पोल्यूटेंट्स जो हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ को। पोल्यूटेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और गैसेस, जो पोल्यूटेंट्स हैं ये गैसेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं या पार्टिकल्स यानी कि कण की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सम ऑफ द मेन एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स आर गिवन बिलो, कुछ
जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ये नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कलरलेस, स्मेललेस एंड टेस्टलेस गैस है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। सो ये बनती कब है, जब फॉसिल फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं करते तब बनती है ये। एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज हेडेक, डिजीनेस एंड कैन इवन लीड टू कोमा एंड डेथ। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर चले जाए तो हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, मीन्स जो शरीर ढीला पड़ जाता है, सुस्ती वगैरह पड़ जाती है वो हो सकता है, एंड कैन इवन लीड टू कोमा एंड डेथ, और डेथ भी हो सकती है और कोमा में भी जो पर्सन है वो जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू वाइड स्प्रेड कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है क्योंकि फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न हो रहे हैं। दिस कैन लीड टू इंक्रीज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। इससे हमारे आसपास जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। आसपास टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इट कैन कॉज द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। इससे फिर जो आइस कैप्स, जो ग्लेशियर वगैरह हैं वो सारे पिघल रहे हैं और जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, सी में पानी बढ़ रहा है, और जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो समुंदर के पास एरियाज़ होते हैं वो पानी में डूब रहे हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज्ड व्हेन कोल इज बर्न्ट। जब कोल को बर्न किया जाता है तब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल आल्सो रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब फॉसिल फ्यूल पेट्रोल और डीजल बर्न होते हैं तब नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं। दीज गैसेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर टू प्रोड्यूस डिल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जब ये गैसेज ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं हवा में तो डिल्यूट सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के, जो अर्थ में एसिड रेन के रूप में आते हैं और डैमेज करते हैं प्लांट्स को, पानी में जो रहते हैं उनके जानवरों को, सॉइल को और बिल्डिंग्स को। सूट पार्टिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द एयर ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। सूट पार्टिकल्स जो हैं मतलब धुएं के जो पार्टिकल्स हैं वो भी हवा में जाते हैं क्योंकि जब वुड और फॉसिल फ्यूल, कोल और पेट्रोलियम पूरी तरह से बर्न नहीं होते तब। दीज पार्टिकल्स कैन एंटर आवर बॉडीज व्हेन वी ब्रीथ एंड ट्रिगर अस्थमा अटैक्स एंड कॉज वीजिंग, कफिंग एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन। जब ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं तब ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आती है, अस्थमा के अटैक बार बार आते हैं, वीजिंग होती है मतलब चेस्ट में पेन होती है, कफिंग होती है और रेस्पिरेटरी इरिटेशन होती है मतलब सांस लेने में तकलीफ वगैरह होती है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि इनको बचाना कैसे है। कीपिंग इन माइंड द लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द नीड ऑफ द आर इज टू कंजर्व देम टू एक्सटेंट पॉसिबल। क्योंकि ये ख़त्म हो रहे हैं इसीलिए ज़रूरत है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बचाया जा सके ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके। कंजर्वेशन ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स कैन बी डन बाय, इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली जुडिशियस यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनको सोच समझ कर यूज़ करना। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज टाइडल पावर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड नेचुरल एनर्जी टू मीट अवर फ्यूल नीड्स। अल्टरनेट सोर्स यूज़ करना जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, जैसे समुद्र की एनर्जी, हवा की एनर्जी, सूरज से जो एनर्जी मिलती है और न्यूक्लियर एनर्जी, ताकि हमारी डेली जो नीड्स हैं फ्यूल की वो पूरी हो सकें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइज फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल या नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज़ ऑफ ब्लू कलर, जो ल्यूमिनस फ्लेम होता है वो येलो कलर का होता है, तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट, आउटर या इनर जोन इज कूलेस्ट जोन, इनर जोन जो है ये कूलेस्ट जोन होता है सबसे। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन नेचर। एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल का मीन्स होता है जो ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए इनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है हमारे पास। कोल या नेचुरल गैस फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, कोल। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन टू सेपरेट पेट्रोलियम फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इसका रिफाइनिंग आएगा। नेक्स्ट, कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल या नेचर ऑफ द सब्सटेंस बर्निंग या ऑल ऑफ दिस आएगा इसका। व्हाट बर्न्स इन कैंडल फ्लेम, वैक्स वेपर आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड इन इनकम्प्लीट कंबस्शन? कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल? हायर कैलोरीफिक वैल्यू इसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? मीथेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर पोल्यूटेंट? ये सभी एयर पोल्यूटेंट ही हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर? तो ऑल ऑफ दिस आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज कंसिडर्ड एन आइडियल फ्यूल? मीथेन आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कोक? बिटुमिनस कोयल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोल इज यूज इन कैंडल ऑर्नामेंट्स एंड वैसलीन? लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये एसिड रेन लाते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं? मीथेन। डीजल क्या करता है? हैवी मोटर व्हीकल को चलाता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन वाइट फॉस्फोरस आएगा। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट, इसका आएगा कंबस्शन। कंबस्शन का मीन्स ही यही था, बर्न होना किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट, द कंबस्शन विच टेक्स प्लेस इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ये कंप्लीट कंबस्शन है। नेक्स्ट, ए रीजन वेयर कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, तो ये फ्लेम आएगा। फ्लेम दैट एमिट्स ए लॉट ऑफ लाइट, ल्यूमिनस फ्लेम। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलोजूल्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड, इसका आएगा कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट, द रिसोर्सेज विच हैव लिमिटलेस सप्लाई, इनएग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज लिख लो यहाँ पे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट का, वाई इज़ वाटर नॉट ऑलवेज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ये आंसर आएगा। देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन यूज़ ऑफ वाटर कुड बी डेंजरस, ये 2 पॉइंट्स पूरे कंप्लीट हैं, ये फर्स्ट शॉर्ट का आंसर है। सेकंड शॉर्ट इज स्टेट एनी 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, पेज नंबर 80 पे है, इसके 2 पॉइंट्स। इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इट शुड नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन बर्निंग, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट, थर्ड शॉर्ट, वाई आर मीथेन एंड एलपीजी आर कंसिडर्ड आइडियल फॉर यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल्स, जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसी के ही नीचे है, बोथ मीथेन एंड एलपीजी से ये पूरा पैराग्राफ डोमेस्टिक फ्यूल तक, ये थर्ड शॉर्ट है। नेक्स्ट, फोर्थ शॉर्ट, डिफरेंट टाइप्स लिखनी है कोल की, विद उनके कार्बन कंटेंट लिखने हैं और साथ में यूज़ लिखना है उसका। फोर्थ शॉर्ट है पेज नंबर 81 पे। फर्स्ट टाइप है एंथ्रासाइट, इट हैज़ ए कार्बन कंटेंट ऑफ अराउंड 86%, इतना लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन में इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर हीटिंग, बस। नेक्स्ट, बिटुमिनस कोयल, इट हैज़ ए कार्बन कंटेंट ऑफ अराउंड 70 to 86% एंड इज मेनली यूज फॉर पावर जनरेशन, यहाँ तक। लिग्नाइट, इट हैज़ ए कार्बन कंटेंट ऑफ अराउंड 60 to 70%, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट, इट इज़ मेनली यूज फॉर पावर जनरेशन, ये नेक्स्ट फोर्थ शॉर्ट का आंसर है। नेक्स्ट इज फिफ्थ शॉर्ट, व्हाट आर द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, राइट 1 यूज फॉर ईच, ये 6 का शॉर्ट है। फर्स्टली पेट्रोलियम गैस लिखना है, ये सारे ही जितने भी हैं ये सारे पैराग्राफ लिखने हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल तक, ये सभी को एक्सप्लेन करना है, ये 6th शॉर्ट है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉन्ग, डिफरेंस लिखना है कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस में, पेज नंबर 74 पे है, कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, ये 2 पैराग्राफ ये पूरे लिखने हैं। हेडिंग देके लिख सकते हो आप, फर्स्टली कम्बस्टिबल सब्सटेंस का हेडिंग दो, ये वाला पैराग्राफ लिख दो, फिर नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस का पैराग्राफ हेडिंग दो और ये वाला पैराग्राफ उसमें एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट इज़ रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, जो वही पैराग्राफ हम कर रहे थे उसी के नीचे रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है, तो ये जो फर्स्ट है रैपिड कंबस्शन का पूरा कंप्लीट पैराग्राफ लिख दो और स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का फर्स्ट कंप्लीट पैराग्राफ इन दिस टाइप से लेके रूम टेम्परेचर तक, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट लॉन्ग का बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड सी पार्ट, कंप्लीट कंबस्शन एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन, इसमें डिफरेंस लिखना है। जहाँ पे फिर बी पार्ट किया था उसके नीचे कंप्लीट कंबस्शन एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन के पैराग्राफ 2 हैं, ये पूरे पैराग्राफ लिखने हैं, तो ये फर्स्ट लॉन्ग का सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉन्ग का डी पार्ट है, डिफरेंस लिखना है ब्लू और येलो फ्लेम में, पेज नंबर 76 पे है येलो फ्लेम वाला पैराग्राफ और ब्लू फ्लेम वाला, ये दोनों पैराग्राफ कंप्लीट लिखने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक।
यह फर्स्ट लॉन्ग का डी पार्ट है। नेक्स्ट फर्स्ट लॉन्ग का ई पार्ट है एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये है पेज नंबर 81 पे, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये पूरे पैराग्राफ ही लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन्स पेज नंबर 77 पे है। इसके जोन्स जो 3 जोन्स हैं, आउटर जोन को पूरा एक्सप्लेन करना है, मिडल जोन को भी और इनर जोन को भी। ये तीनों पैराग्राफ लिखने हैं इसमें, डाइग्राम बना सकते हो साथ में। नेक्स्ट व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स, हाउ आर कोल एंड पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड। थर्ड लॉन्ग में पहले पूछा था व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, तो पेज नंबर 80 पे है। फॉसिल फ्यूल की फर्स्ट लाइन लिख देनी है, ये डेफिनेशन आ जाएगी इसकी। इसके बाद कोल की फॉर्मेशन लिखनी है, फॉर्मेशन ऑफ कोल यहाँ से लेके ये वाले 5 पॉइंट लिख देने हैं, ये थर्ड लॉन्ग आ जाएगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस चाहे रहने देना, इज शोन बिलो। तो ये वाले जो 3 पॉइंट इसके लिख देना। चलो 3 पॉइंट इसके लिख दोगे तो ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा।